Hello, my dear friends, welcome back to my channel. Today I am on a full day sightseeing trip in and around Patna. I started my day with visiting the Patna Sahib Gurudwara. The video of Patna Sahib Gurudwara was uploaded separately in my channel a few days back. After praying at the Gurudwara, now I'm going towards Nalanda. Nalanda was the first university of this world, whole world, and this was destroyed by Mughal king as well as due to natural disasters over centuries. So I don't know many things about that place. I'm going there for the first time. I'm trying to learn on my way about the life of people here through the taxi driver. And I'm also excited to visit Nalanda. So let's go there and find out. And Nalanda is about 90 kilometers from Patna city, and which takes about 2 hours by road. Friends, I have reached. First, I'm going to the museum, and this is a place where they have kept the artifacts and some of the idols that they have excavated from Nalanda. You cannot take pictures of the museum, so all that I have is some of these outside pictures. उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे, लेकिन फाहियान ने नालंदा के बारे में कोई डायरी को नहीं लिखा। Okay. 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यूनिवर्सिटी में 3 बड़े लाइब्रेरियां थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 मंजिला की बनी हुई बिल्डिंग थी। इस विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी मुस्लिम आक्रमण कर यहाँ के बुद्धिस्ट छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़ फोड़ की और इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी, जिनके आग लगाने से यहाँ की लाइब्रेरी में 6 महीने तक आग जलता रहा। 6 महीने तक? उस समय जो बुक होती वो पेपर बुक नहीं था, कॉपर प्लेट थे। कॉपर प्लेट के बुकों को जलने में 6 महीने टाइम लगा। ओके। उसके बाद भूकंप आए, जिससे बिल्डिंग टूट गए और ये एक मिट्टी की पहाड़ के नीचे नालंदा दबी हुई थी। ओके। ये सारी खुदाई अंग्रेजों ने खुदाई की है, जिसमें ये पुरानी दीवार है सर। दीवालों का ज्वाइंट देखा जाए सीमेंट नहीं है, ईंट के पाउडर, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़ निकलने के लिए वो दरवाजे हैं, वो कॉरिडोर है। ये हॉस्टल है, एक एक रूम है इसका? जी। दूसरे राजाए हर्षा प्रिय ये बिल्डिंग को मिट्टी से बेस मानकर इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई। थर्ड राजा है बंगाल के राजा देवपाल, वो इसके ऊपर नई हॉस्टल बनी। ये 3 डायनेस्टी की नालंदा बनी हुई है। एक एक स्टूडेंट के लिए क्या कमरे हैं, ऐसे 11,500 कमरे थे। अभी खुदाई में 330 कमरे मिले हैं, जो आगे चलकर देखा जाए। चलिए। ये नालंदा विश्वविद्यालय जब भूकंप के नीचे दबी हुई, वह मिट्टी का लेयर है सर। उस लेयर में पूरी मिट्टी की पहाड़ थी। इतनी मिट्टी को अंग्रेजों ने खुदाई की, जो एक साइड में हॉस्टल लाइन मिले हैं, एक साइड में मंदिर लाइन मिले हैं। मंदिरों में सारी बुद्ध की मूर्तियां मिली है, जो अपोजिशन म्यूजियम में रखी है। यही 2 पार्ट में नालंदा मिलेगी। उस समय कम मसाला है, लग रहा है फेविक्विक से ज्वाइन है। ओह, ये कैसे इतना जॉइंट होता है? इसके बीच में कुछ भी नहीं है? चूना, मिट्टी, दूध, उड़द का दाल, हरे नमक और कच्चे से ज्वाइंट। ये देखिए खुदाई में निकली है ओरिजिनल दीवार। इसकी कॉर्नर को देखा जाए कितनी अच्छी इसकी कॉर्नर भी प्राप्त हुई है। 1600 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई ईंटें हैं। नई ईंटें ही पुराने लग रहे हैं, पुराने ईंटें ही नई ईंटें लग रहे हैं। ये दोनों ताक ये पुराने ईंटें हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपेयर कार्य किए, नए ईंटें हैं तो टूटे फूटे। चलो, बहुत ये हॉस्टल के दरवाजे होते थे। ये दरवाजे लगाने की सिस्टम थी। यहाँ दरवाजे में जो आग लगी है, ये आग लगने की दाग है। ओह, ये जो क्या कौन मुगल खिलजी, उसने आग लगाया था? ये डायनेस्टी ने हाँ, ये समाप्त उसने ये सब आग लगाया था साला। उन्हीं की याद में एक स्टेशन का नाम बख्तियारपुर है, जो पटने वाले जो उनके ये गेट है लॉक करने के लिए, और उनकी ये गुप्त सामान रखने की जगह ये लॉकर सिस्टम है उस जमाने का। क्या बात है।
ओके। एक स्टूडेंट के लिए कमरे में, क्या छोटा कमरा है सर, इनकी ये बुक रखने की सिस्टम थी, बुक सेट। उस समय डिस्कस सिस्टम होती, इसलिए कम बुक अधिक नॉलेज। अभी के बच्चों को बुक ज्यादा नॉलेज कम। अच्छा। इनके ऊपर छत थी, लकड़ी ईंट की छत थी, और छतों में ही खिड़कियां होती, स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। ओहो, विंडो नहीं है, ऊपर से स्काईलाइट है। हाँ ऐसे बारिश हुआ, पानी इधर निकल गया और रोशनी हवा डायरेक्ट कमरे में आती थी। एडमिशन थी, लेडीज अलाउ नहीं थी। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराई, गिरवा वस्त्र धारण की। बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को बौद्ध विहार बोला गया। विहार कहने से ही स्टेट का नाम बिहार हुआ। बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुक लोग रहते। विहार है घूमने का जगह। ये आंगन है सर, जो क्लासरूम है। ये ऊंचाई सा लेक्चर हॉल है, वो टीचर का स्थान है। ये सारे पत्थर पिलर थे, ऊपर छत थी। क्लासरूम को बंद दूसरे राजा ने किए। थर्ड राजाओं ने इसके ऊपर हॉस्टल बनाई। ये 3 बार का बना हुआ लेयर प्राप्त हुआ है। हर एक हॉस्टल के आंगन में क्लास होती, उसके पास में ये बौद्ध मंदिर होते थे। यहाँ एक बौद्ध की मूर्तियां होती थी, लोग साधना करते थे। गहराई 50 फुट है, बारिश होते नहीं पानी जमती। ईंट का डिजाइन देखा जाए, कोई गोल में है, कोई स्ट्रेट में है। ये सभी पुराने कुएं हैं। ये मगध रास्ता रीच कंट्री था। यहाँ स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगती, फ्री एडमिशन था। ये मगध राज रिच कंट्री थी। खाना पीना रहना सहना सब यहाँ के राजा लोग मेंटेनेंस करते थे। कोई गांव से चावल आते, दाल आते, घी आते, दूध आते। ये 2 कमरे से जला हुआ राइस मिला, इसलिए प्रमाणित हुआ ये अनाज रखने का भंडार है। इसकी छत को देखा जाए, बेडाउट पिलर सपोर्ट छत है। 1600 वर्ष हुए, कहीं से ईंटें गिर नहीं रहे। एक ईंटे का बोझ दूसरे ईंट लिया है, 8 सिस्टम की बनी है। आपका क्वेश्चन होगा सर, अनाज रखने वाला भंडार का छत गोल क्यों है? गोल होने से अनाज आपका सुरक्षित होते। अगर चौकोर बर्तन में अनाज रखेंगे तो गर्म हवा उसमें रुक जाएगी, तो अनाज में नमी बनेगी, कीड़ा लगेगा, खराब होगा। गोल में क्या होता है, गर्म हवा अंदर आने के बाद हवा घूरकर ठंडा होता, नेचुरल हवा होने से अनाज सुरक्षित होती। आज से 1600 वर्ष पहले हमारे इंडियन के पास ये नॉलेज था कि हॉट विंडो जो अंदर है, हवा टकरा कर ठंडा हो, अनाज मेरी सुरक्षित। ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय से 1600 वर्ष पुरानी है। उससे 1000 वर्ष पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध थे। पहले महावीर, बाद में बुद्ध, पहले जैन धर्म, बाद में बौद्ध धर्म हुए। दोनों का कथन एक ही था, अहिंसो परमो धर्म। दोनों मगध में घूम रहे थे धर्मों के प्रचार में, जिसमें यह जगह बाहेरिया के नाम से जाने जाते। यह मैंगो गार्डन थे, अम्र पवारिका वन के नाम से जाने जाते। उस समय मगध देश की राजधानी राजगीर थी, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। उस समय भगवान महावीर ने 14 चतुर्मास करने मगध देश की राजधानी राजगीर में आए। उसमें वे नालंदा में 3 चतुर्मास किए। उनके चले जाने के बाद भगवान बुद्ध आए। जिस समय ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, सारनाथ से धर्म का प्रचार किए। राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर आए थे। 6 वर्षों तक बम्बू गार्डन में वो ठहरे। उस क्रम में यहाँ आया करते थे। यहाँ आकर नालंदा के 2 छात्रों को उपदेश दिए। एक का नाम सारिपुत्रा था, दूसरा का नाम महामुगलाइना थी। महामुगलाइन की मृत्यु सांची में हुई है। वो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में बनी है। सारिपुत्रा का जन्म नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुई। उनकी याद में राजा अशोक ने स्तूपा को बनाए। उसके बाद गुप्त राजाओं ने ये हॉस्टल का आंगन बनाए, जिसकी ये हॉस्टल का आंगन है, ये जो दिख रहा है। ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए, ड्रेनेज ये कुमार गुप्त की ही है। उसकी सिंबल वहाँ देखा जाए सर, सीढ़ी के नीचे गोल आकार बना है, धनुष की माफी सिंबल। इससे प्रमाणित हुआ ये बिल्डिंग गुप्ता पीरियड की है। सेकेंड बिल्डिंग ये कंक्रीट वाली है, जो हर्ष पीरियड की है। थर्ड राजाओं की पाल शासन काल के ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं, जो छोटी इससे बनी है। पुराने बिल्डिंग के ऊपर नई बिल्डिंग बनाए जाते थे। 3 सेंचुरी BC में अशोका थे। उसके 800 बरस बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय बने। तो इधर रहने के लिए हॉस्टल लाइन बनाए, इधर मंदिर बनाई। इसलिए इसका आकार हम लोग चौकोर देख रहे हैं। ये मंदिर की बात देख रहे हैं, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां बनी है। तो जो आपने स्तूपा बोले थे वो किधर है? वो इस बड़ी बिल्डिंग के नीचे है। जो सीनियरिटी के हिसाब से जो गुजर जाते हैं, ये तो ये वाली है, ये जो राउंड दिख रहा है। अच्छा, ये सब छात्रों का जो भी मृत्यु होते हैं, जी, उनका स्तूपा बना है। जी।
ये टेम्पल बनाई जिसमें यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ थी। इसकी प्लास्टर को देखा जाए सर, कितनी सुंदर ये दीवार रहा होगा, क्योंकि गुप्त काल इंडिया के लिए स्वर्ण युग काल कहे जाते। उस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हर्षा पीरियड की सेकंड सीढ़ियाँ बनाई, पाल राजाओं ने फर्स्ट सीढ़ियाँ बनाई। तीनों सीढ़ियाँ को गौर से देखा जाए, जो जितनी पुरानी है उतना ही सुंदर है। जब वो बिल्डिंग खुदाई में मिला सर ब्रिटिश को, इसको खोद कर देखे तो ये आंगन मिला, फिर इसको खोदे गए तो ये गुप्त काल का सीढ़ियाँ मिली। अब इसके नीचे खोदेंगे तो गोल वाले स्तूप मिलेंगे अशोक की, लेकिन ये बिल्डिंग ही नष्ट हो गई। नालंदा का हिस्ट्री बुक लिखा हूँ सर। नालंदा का बताइए। नाला आपने बताया। नालम प्लस दा, नालंदा। नालम मीन्स कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा मीन्स दान देना, जो ज्ञान को दान दे वो जगह नालंदा है। नालंदा में उस समय 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी, इसीलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा। इसका हिंदी हुआ जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो, वो प्लेस नालंदा है। और आप पीएचडी किस में किए? संस्कृत सब्जेक्ट से। अच्छा, कौन सा यूनिवर्सिटी? मगध यूनिवर्सिटी इन बोधगया। अच्छा, और आपने वो किताब लिखे उधर? वो नालंदा का बुक लिखा हूँ, क्योंकि 25 वर्षों से ये गाइड ट्रेनिंग कोर्स किए थे। उसके आधार से मैं हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और जापानी में पर्यटकों का सेवा करते हैं। क्या बात है। After the wonderful explanation of the history of Nalanda for about 45 minutes, my guide, Dr. Ranjan Kumar, took leave from me, and that left me some time to explore this wonderful monument all by myself. So the excavated area of Nalanda is spread over 30 acres of land. And I can also see quite a lot of school children visiting this monument. And of course, there are many other visitors too. The weather is very pleasant. It's sunny but not hot. As such, the time right now is about 11:30 a.m. This whole place, this whole monument is controlled and managed by the Archaeological Survey of India, and they have done a pretty good job by keeping this place clean as well as doing good enough landscaping. And there is a nominal fees of just 15 rupees to enter this monument for Indians. Friends, as I see all these places and slowly walk back, I will tell you my heart is filled with both pride and pain at the same time. Pride because, our civilization, our ancestors created so much for the sake of knowledge and education, and created such a greatest of the university, the first university of this world, and we belong to this great civilization. And pain because we just couldn't preserve this. We lost all this treasure of knowledge to a bunch of invaders. At the exit gate, I met Dr. Ranjan Kumar again, and I took his autograph on the books that he himself had authored. Adjacent to the Nalanda site is the Telia Baba Buddha temple. जी, ये नालंदा का मेन मूर्ति है सर। नालंदा में सबसे पहले मूर्ति यही निकले, और इन्हीं को देख के नालंदा यूनिवर्सिटी खुदाई हुआ है। और इनको ग्रामीण जनता लोग इनको तेलिया बाबा कहकर पूजा करते हैं, क्योंकि कोई बाल बच्चा का सुखड़िया रोग दुबला पतला हो जाने से माताएं लोग कामना करते हैं कि या भगवान आप ही कैसा मेरा बाल बच्चा स्वच्छ हो जाए तो आप पर तेल और घी चढ़ाएंगे। एक विश्वास है, हो जाने से ग्रामीण जनता लोग तेलिया बाबा कहकर पूजा करते हैं। तेल, घी, माखन ये सब चढ़ाते हैं। ये कोठला बना के 7 गो अनाज उसमें भर के यहाँ चढ़ाते हैं, और सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। Within about a couple of kilometers from the Nalanda excavation site
is a beautiful monument called Zhuangzhang Memorial. Now, I am not sure whether I am pronouncing it correct. That is Zhuangzhang. So that's what I am able to read from the English spelling. But so what I understood was this gentleman was a Chinese student who came to Nalanda to join some course, and he became a Buddhist monk who traveled back to China to spread Buddhism there. And this whole monument was built by the Chinese government as a symbol of Indo China friendship. This is the statue of Zhuangzhang. Okay, with that, my dear friends, I'm done with my sightseeing trip. Thank you for watching my video. Please do subscribe, share, and like. Thank you so much once again. Bye bye.